नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। आज के वीडियो से हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देख चुके थे ऑलरेडी हिंदी भाषा और व्याकरण का जो है विकास क्रम देखे थे। आज के वीडियो फाइनली व्याकरण स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कई लोग कन्फ्यूज है दोस्तों कि वैकेंसी आ नहीं रही है तो हम क्या चीज़ पढ़ें या क्या ना पढ़ें। तो जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जिस प्रकार जो मछुआरा होता है वो मछली पकड़ने से पहले मछली के बड़े होने के इंतजार करता है और जो खाली समय रहता है उस समय वो अपनी जाल की रिपेयर करता है, जहाँ से फटी रहती है उसकी सिलाई करती है और मछली का बड़े होने का इंतजार करती है। तो आप भी क्या कीजिए, मछली रूपी वैकेंसी आने के इंतजार कीजिए। तब तक आप क्या कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आती है तो बिल्कुल आपको लपक पड़ना है उस पर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पहले हम लोगों ने एंडिंग की थी। तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं, बिंदु, जिसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो भाषा के अंग से ही स्टार्ट करेंगे। आज का पूरा वीडियो जो है वर्ण के ऊपर रहेगा, जिसमें स्वर और व्यंजन रहेगा। मुख्यतः स्वर के बारे में पूरा डिटेल से आज देखने वाले हैं और जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ हो सकता है आपको बुक में, यहाँ तक कि विनय कुमार पाठक वगैरह की आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको शायद देखने या सुनने को मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो जो एंडिंग हुआ था भाषा के अंग के साथ हुआ था। भाषा के अंग तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होता है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी पार्ट्स में, तो मुख्य रूप से इसको परिभाषित रूप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भाषा के तीन अंग होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे बड़ा जो इकाई होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वाक्य होता है। ऑप्शन में यदि है तो वाक्य होगा। ठीक है, और शब्द क्या होता है, उससे छोटा होता है वाक्य से, और उससे सबसे छोटा इकाई जो है वर्ण होता है। भाषा का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है, वर्ण होता है। और वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनियों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो याद भी ये भी आपको रखना है, समझना है क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई, मौखिक बोला जाए, भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि होती है और ध्वनि से मिलकर वर्ण बनता है। ठीक है, तो हम वर्ण को यदि परिभाषित करें तो क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई जो होती है ध्वनि, उसका लिखित रूप होता है वर्ण। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं क, ठीक है, ये एक ध्वनि है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखित रूप में लिख रहे हैं, वो क्या हो गया आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब यदि मैं बोलता हूं कि अर्थ के आधार पर भाषा का अंग कितने प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, तब आपको ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं, पहला शब्द और दूसरा वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं। इसमें हम लोगों ने वर्ण को क्यों नहीं लिया, तो ध्यान दीजिए, यदि वर्ण क, ख, ग, घ कुछ भी मैं लिख दूं, सिर्फ एक वर्ण, तो यहाँ पे किसी भी चीज का अर्थ नहीं निकल रहा है, ये अर्थहीन होता है। इसलिए अर्थ के आधार पर यदि भाषा के अंग पूछा जाए तो आपको वर्ण को शामिल नहीं करना है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, हमेशा याद रखिएगा शब्द होता है। और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी जो इकाई होती है व्याकरण या भाषा की, वो क्या होती है, वाक्य होती है। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं आम, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक शब्द बन गया। ठीक है, कुछ अर्थ निकल रहा है, ये एक फल है तो ये एक शब्द बन गई। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपका शब्द होता है, और बड़ी इकाई कौन सी होती है, वाक्य होता है। ये थ्योरी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब यदि हम इसके अंगों को और भी डिटेल से परिभाषित करें, जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं। एक तो नॉर्मल अंग देख लिए भाषा के अंग, दूसरा देख लिए अर्थ के आधार पर, तीसरा देख रहे हैं भाव या भावात्मक रूप से भाषा की जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, कितने प्रकार होती है, तो केवल एक प्रकार होती है भाषा या भावार्थ के आधार पर, वो होती है वाक्य। सबसे छोटी इकाई यही होती है भाव या भावात्मक रूप से। जैसे यहाँ पे आम है, आम में कोई भी भाव या भावात्मक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, केवल वो एक फल का नाम है। अब यदि यहीं पे मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि आम मेरा प्रिय फल है, मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक भाव उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो पूरा जो लाइन सेंटेंस बोल रहे हैं वो हमारा एक वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है, भाव या भावात्मक
रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में बैठ गई होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग वर्ण को ही समझेंगे। ठीक है, बाद में शब्द और वाक्य को समझेंगे। अब वर्ण को एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका स्वर होता है, दूसरा क्या होता है व्यंजन होता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, अब स्वर को यदि हम पहचाने, पूरे हमारे 12 खड़ी होते हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण में से 11 आपका स्वर होता है, 33 आपका व्यंजन होता है। ठीक है, अभी व्यंजन वाले शब्द को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, सबसे पहले स्वर को समझते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय जो हमारे मुंह से प्राणवायु निकलती है, अनायास में ही जो मुख अवयव होते हैं प्राणवायु निकलती है, तो वहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो स्वतंत्र निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वर क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारी जो प्राणवायु है वो स्वतंत्र रूप से कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो है मुख अवयव से निकल जाती है, जिसको अलग अलग रूप में तोड़ा नहीं जा सकता या अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्वतंत्र कहा जाता है। किसको? स्वर को। ठीक है, जबकि व्यंजन क्या होता है, जो मुख अवयव है, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के समय हमारे मुख अवयव जैसे कि जीभ हो गए, दांत हो गए, उनके द्वारा जो प्राणवायु है उसमें गति उत्पन्न होती है या गतिरोध उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजन। या तो फिर स्वर को समझने के लिए दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ऐसे वर्ण को बोलने के लिए जब उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण को बोलते हैं तो क्या होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, सहायता नहीं लिया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है। किसमें? व्यंजन में सहायता लिया जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें लिखने लग जाऊंगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा वीडियो। तो क्या होता है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। किसी वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। कहने का मतलब जैसे मेरे को बोलना है अ, तो अ के एक लंबा उच्चारण लेते हैं तो क्या होता है, अ सेम ध्वनि हमारे सामने उत्पन्न होती है, कितना भी लंबा हम उसको खींच लें। जबकि व्यंजन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ क, यहाँ पे दूसरे जो वर्ण है उसकी सहायता लिया जाता है। अब हम लोग क को लंबा खींच के देखते हैं, क किससे बना होता है, क प्लस अ का उच्चारण होगा, क अ का ही उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है, जबकि स्वर में क्या होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। उच्चारण के समय में वो स्वर होती है। स्वर जो है स्वतंत्र होती है, अनायास ही प्राणवायु के साथ कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकल जाती हैं जिसमें बिना कोई बाधा के निकल जाती है, वो आपका स्वर होता है। जिसमें बाधा उत्पन्न होती है मुख अवयव के द्वारा, वो क्या होता है, आपका व्यंजन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग 11 स्वर को डिटेल्स में समझते हैं। हमारे पास स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका जो है 13 भी होता है। देखो, हम लोग जब प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल तक की आप हिंदी ग्रामर पढ़े हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हमको 13 स्वर पढ़ाया जाता है। ये आपको बुक में लिखे मिलेगा 13 स्वर, लेकिन हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आपका अ, आ, ये छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद एक री भी होता है, ठीक है। उसके बाद ए, इसको ऐ, इसको हम लोग सेम उच्चारण नहीं करेंगे, ऐ। अब यहाँ पे हम लोग स्वर में ध्यान दीजिएगा, कई लोग यहाँ पे री को जो है नहीं मानते हैं, कई लोग री को स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा का स्वर है जो मूल स्वर से आया है। इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद कई लोग ए बोलते हैं, ए को भी मानते हैं। चूंकि ए और ए का उच्चारण सेम होता है, इसलिए उसको स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। ए के बाद आपका ओ और औ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही 11 स्वर हैं जो हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण में जो है प्रयुक्त होते हैं। तो स्वरों की संख्या हमेशा 11 होती है। अब कई लोग अम और अह को भी समझ लेते हैं।
इसको जो है 13 में काउंट करते हैं। यहाँ पे री को छोड़ देंगे ए, और उसके बाद ए भी काउंट करते हैं, फिर अम और अह को स्वर में काउंट कर लेते हैं। जबकि अम और अह क्या होता है, अयोगवाह होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको अयोगवाह होता है, जिसमें अलग अलग नाम है। अम को क्या बोला जाता है, अनुस्वर, अह को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। अब अयोगवाह का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, बुक में हम लोग इसको रट लेते हैं कि ये दोनों अयोगवाह है। अयोगवाह कहने का मतलब क्या होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ क्या होता है, जुड़कर, ठीक है। जबकि वाह का अर्थ क्या होता है, वाह का अर्थ होता है वहन होने वाले, वहन होने वाले, ठीक है। अब यदि हम टोटल अयोगवाह का यहां से परिभाषित करें अयोगवाह से, तो क्या होता है, अयोगवाह जो है, अयोगवाह अम और अह जो है ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह ये जो अम और अह है, ये ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि अम और अह जो है बल कहाँ पे प्रयुक्त किए जाते हैं, हमेशा और हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, और ये कहाँ से आया है, मूल स्वर से ही आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 13 स्वर है वो कहाँ से आया है। हम लोग अभी भी 13 स्वर कैसे बुक में पढ़ने को मिलता है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यदि ऑप्शन में 11 और 13 दोनों है तो हमेशा आपको क्या लेना है, 11 स्वर ही लेना है। यदि हिंदी भाषा में, यदि मूल स्वर में पूछा जाए तब के केस में आप 13 लेंगे, ठीक है। अब मूल स्वर क्या होता है, हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था हिंदी भाषा का विकास, वहां पे देखा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले जो भाषा आई वो क्या थी, संस्कृत, जिसको दो भाग में बांटा गया था, एक तो वैदिक संस्कृत था, दूसरा लौकिक संस्कृत था। उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अवहट, फिर आपका सॉरी उसके पहले अपभ्रंश था, अपभ्रंश और अवहट था, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके मिलकर जो है क्या बना है, हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो मूल स्वर कौन सा है, संस्कृत, और संस्कृत में कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं, इसीलिए उसको मूल स्वर कहा जाता है। अब कौन कौन से स्वर होते हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये 11 के 11 स्वर तो होते ही हैं, ये 11 टोटल स्वर जो है हमारे पास मूल स्वर यानी कि संस्कृत में भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूल स्वर की बात करें तो जो री है ये छोटा री है, एक बड़ा री भी होता है। यदि हम तरह के उल्टा ऐसे ठुड्डी लगा दें और एक बार इसको और घुमा दें तो बड़ा री होता है, जो कि किस में होता है, मूल स्वर में होता है। तो इसको मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गया। एक होता है मूल स्वर यानी संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो री, ल में उल्टा आरिफ लगा दिए तो ये री होता है, ठीक है। ये मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, हमारे पास 13 हो गया। और आपको यदि आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको स्वर लिखा नहीं मिलेगा। स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, ये 11 और बड़ा री और री, ठीक है। जबकि अम और अह वहां पे भी अयोगवाह ही होता है, यानी कि अयोगवाह ये किसके साथ जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ स्वरों के साथ जुड़ता है। अयोगवाह कहने का मतलब होता है ये व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानी व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, वर्ण को परिभाषित करना सीख गए, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन को समझ गए। ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि इसको बोलने में जो है कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, अनायासी प्राणवायु के साथ निकल जाती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है, हमारे जो मुख्य अवयव होते हैं जैसे कि जीभ, दांत, तालु या मूर्धा, उसके थ्रू क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है, यानी उसको रोका जाता है हमारे मुख्य अवयव द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। साथ में हमने क्या देखा, यहाँ पे दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है स्वर के उच्चारण में, जबकि व्यंजन के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। हमने यहाँ पे स्वरों की संख्या भी देख ली है, साथ में मूल स्वर के बारे में भी समझ गया कि मूल स्वर में 13 होते हैं और हमारे हिंदी व्याकरण में 11 होते हैं। अयोगवाह समझ गए। अब आगे देखते हैं स्वरों के प्रकार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद स्वरों के प्रकार को समझते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ वो आपके हर एक एग्जाम में काम देगा और हर एक बुक में आपको ये सारी जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं स्वरों के प्रकार, ठीक है। स्वरों के प्रकार, स्वरों को प्रकार को हम लोग बांटने के लिए अलग अलग आधार लेते हैं। जो पहला आधार हम लोग ले रहे हैं
वो है मात्रा या उच्चारण की स्थिति के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है, मात्रा उच्चारण की समय के आधार पर जो स्वर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या होता है प्लुत स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को क्या बोला जाता है दोस्तों? लघु स्वर बोला जाता है या छोटा स्वर बोला जाता है या एक मात्रिक भी बोला जाता है, यानी कि जिसमें केवल एक मात्रा है वो वाला स्वर जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, या इसी को क्या बोला जाता है मूल स्वर बोला जाता है, ठीक है। जबकि जो दीर्घ स्वर होता है उसको लघु का जस्ट विपरीत जो होता है वो गुरु होता है, ध्यान दीजिएगा, गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है जस्ट इसके विपरीत एक मात्रिक, यानी कि यहाँ पे द्विमात्रिक आ जाएगा, ठीक है। और मूल स्वर ये होता है आपका संधि स्वर कहलाता है, कौन सा? जो दीर्घ स्वर होता है वो, ठीक है। अब प्लुत स्वर के बारे में आगे मैं बताता हूँ, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम में आ जाता है लघु स्वर की संख्या कितनी होती है या छोटे स्वरों की संख्या कितनी होती है, एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लघु का विपरीत क्या है? गुरु। यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आपके एग्जाम में विलोमार्थी शब्द पूछ दिया जाता है तो देखिए, जैसे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि लघु का विपरीत शब्द कौन सा है, तो आप कौन सा ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? गुरु होता है या बड़ा होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा भी तो लघु का जो है विपरार्थी शब्द है या विलोमार्थी शब्द है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जहाँ पे 2 ऑप्शन है तो सबसे पहले आप यही चेक कीजिएगा कि वो तत्सम शब्द है, जो दिया हुआ शब्द है वो तत्सम है या तद्भव है। तत्सम कहने का मतलब संस्कृत से है, यहाँ पे लघु और छोटा दोनों समानार्थी है, लेकिन लघु किस में आया है? तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द है, तो उसका विपरार्थी आप क्या लेंगे? हमेशा जो है तत्सम शब्द को ही लेंगे। यहाँ पे मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। कई लोगों का ऐसा होता है कि जब मॉडल आंसर देखते हैं, जब भी आंसर की किसी का देखते हैं, एग्जाम होता है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक दूसरे के रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पहचानना भी आसान हो जाए आपके लिए। तो सबसे पहले अब ह्रस्व स्वर को समझते हैं। ह्रस्व स्वर होता क्या है? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ये नॉर्मल इनकी परिभाषा है, ठीक है। या तो फिर इसको एक मात्रिक को आप याद रखिएगा हमेशा। हमारे पास स्वरों की संख्या कौन कौन से देखे थे? अ है, आ है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, फिर आई। इसका उच्चारण हमेशा आई करना है, आप ए करते हैं, अ प्लस ई से मिलकर बनता है ए, ठीक है। इसके बाद ए जो है मात्रा में लेते हैं लेकिन स्वरों में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। ओ, औ, ये 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे मोना जो स्वर होता है ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? हमेशा 4 होती है। कौन कौन से होती है? तो एक मात्रिक देख लीजिए आप, अ हो गया, ई हो गया, ठीक है, उ हो गया, उसके बाद री, ठीक है, ये एक मात्रिक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक मात्रिक नहीं है, एक उच्चारण में 2 स्वरों का उपयोग होता है, ठीक है, 2 वर्णों का उपयोग होता है, इसलिए एक को एक मात्रिक में नहीं लेंगे। तो मूल स्वरों की संख्या हमारे पास 4 आ गई। कौन कौन से हो गए? अ, फिर ई और फिर उ और री, ये क्या होते हैं? आपके मूल स्वर होते हैं, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, या ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर या लघु या एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? हमारे पास 4 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे संधि जो है, संधि स्वर, मूल स्वर, ये सारी चीजें जब हम लोग संधि विच्छेद भी करना सीखेंगे तो उस समय जो है डिटेल्स में और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो जो द्विमात्रिक होते हैं वो आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। या तो फिर हम इसको परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, इसका जस्ट विपरीत होता है। ह्रस्व स्वर की तुलना में दीर्घ स्वर को बोलने के में जो है उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, तो क्या होता है? वो दीर्घ स्वर होता है। तो द्विमात्रिक कौन कौन से हैं?
आ, इसको जो है बोलने में दोगुना समय लगता है। अ की तुलना में बोलने में आ, ये उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाता है। ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगता है। आ हो गया आपका बड़ा ई हो गया, ठीक है। उसके बाद बड़ा ऊ, फिर ए ओ और आओ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर कहलाता है या द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। तो ये भी याद हो जाएगी। संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 1 7। यहाँ पे जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7। आ, बड़ा ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर हो गए। तो समझ में आ गई ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है उसके उच्चारण में, जबकि दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उच्चारण करने में। अब आते हैं प्लुत स्वर की बारी। तो प्लुत स्वर क्या होता है? ह्रस्व और दीर्घ स्वर से बोलने में तिगुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग नॉर्मल भाषा में ओम को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जबकि आप यदि कहीं कहीं पे बुक जब संस्कृत पढ़ते हैं या तो फिर ऋग्वैदिक या जो भी चीज़ है वेदों में आपको ओम का जो मिलेगा, या आप आरती संज्ञा पढ़ते हैं तो वहाँ पे कभी कभी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई लोग उसको ओम पढ़ देते हैं, जबकि ओम नहीं है। ये जो हिंदी देवनागरी लिपि की अंक है 3, उसको बीच में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे ओ का उच्चारण आपको 3 बार करना है। जैसे हम लोग एक बार ओ बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसको 3 बार जो है लंबा खींचना है ओ को, ओ, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल ये भी है, जैसे गर्जना होती है, बादल गरजती है, बिजली कड़कती है, तो कभी कभी बिजली कड़कने के बाद भी आपको जो आवाज़ है, वो ध्वनियाँ जो है आपको सुनाई देती रहती है, वो भी प्लुत स्वर का ही एग्जाम्पल है। या तो फिर जो तोप होता है, गोला छोड़ने के बाद भी उसका साउंड जो है, ध्वनियाँ निकलती रहती है, वो प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। या आप जब राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, उसके बाद जय है जय है जय है, तो जय है बोलते हैं तो उसको लंबा खींचते हैं, जय है जय है। तो वहाँ पे हे का जो उच्चारण हो रहा है वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है प्लुत स्वर का। जब भी कभी 3 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा खींचा जाएगा, नॉर्मल जो वर्ण है उसकी जो लेंथ है उच्चारण का समय जो है ज़्यादा लेते हैं जहाँ पे भी, वैसे स्वर कहाँ पे आते हैं? आपका प्लुत स्वर पे आता है, ठीक है। अब प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है वहाँ पे? तो 8 होती है, ठीक है। कौन कौन से? एक अ तो होता ही है, ठीक है। अ प्लस जितने भी आपका दीर्घ है, ठीक है, दीर्घ स्वर हम लोग देखिए ये 7, ये जुड़ जाता है आपस में, तब आपका क्या बनता है? वो आपका प्लुत स्वर बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अ के साथ ई को जोड़ दिए, अ के साथ ऊ को जोड़ दिए, और 3 टाइम्स हम उसको क्या कर रहे हैं? लंबा खींचना है तो प्लुत स्वर हो जाएगा। अ के साथ यदि ओ को जोड़ दिए या ऊ को जोड़ दिए, औ को जोड़ दिए और 3 टाइम्स खींच रहे हैं थोड़ा लंबा, कहीं पे ऐसा जरूरत पड़ रहा है हमको, या संगीत हम गा रहे हैं वहाँ पे हमको लय देना है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा लंबा उसको खींचते हैं, तो वो सारे जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। तो ये समझ में आ गई। ये तो हाँ मात्रा उच्चारण के समय के आधार पर, उच्चारण के समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अ, ई, उ और री। एक बार दीर्घ स्वर पे ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर उसी को गुरु स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक या संधि स्वर बोला जाता है। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। जबकि प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो अ उच्चारण होता है उसके साथ में जितने भी दीर्घ स्वर हैं उनको जोड़ दिया जाता है और 3 टाइम्स लंबा खींच दिया जाता है, तो प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ओम को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो थी स्वरों के प्रकार, किसके आधार पर? उच्चारण के समय के आधार पर। अब दूसरा देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। जब हम भी किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी ओंठ जो है गोलाकार बनती है, अवृत्ताकार बनती है, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो आधार हमने क्या माना? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि कहने का मतलब जब उच्चारण करते हैं तो हमारी होंठ जो है गोलाकार बनती है या नहीं बनती है, ठीक है, नहीं बनती है, वो क्या कहलाती है? अवृत्ताकार कहलाती है।
तो ये 11 स्वर हैं। अब उसमें देख लीजिए कि किसको किसका उच्चारण करने पर हमारा जो वोट है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। तो किसमें किसमें होता है, वृत्ताकार में, वृत्ताकार किसमें होता है, ऊ जब बोलते हैं तो हमारा वोट जो है कुछ इस शेप में होता है, ठीक है, थोड़ा सा वृत्ताकार बनता है। तो वृत्ताकार में ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद ए में नहीं होता है, ऐ में नहीं होता है, ओ, ठीक है, ओ में होता है वृत्ताकार हमारा वोट की आकृति जो है, और औ में होता है। तो वोट की आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार में ऊ स्वर, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये क्या हो जाते हैं, वृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं। अब वृत्ताकार में ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी, अ हो गया, आ हो गया, छोटा ई, बड़ा ई, और फिर आपका री, और फिर ए और आई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्वर हो गए अवृत्ताकार में, 1 2 3 4 5 6 7। अवृत्ताकार में जो है 7 स्वर हैं जो अवृत्ताकार स्थिति उत्पन्न होती है, और वृत्ताकार में क्या होते हैं, 4 स्वर के उच्चारण में हमारे वोट की आकृति जो है वृत्ताकार होती है। कौन कौन से, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये याद हो गई। अब हम लोग इसका आधार, तीसरा आधार देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब जो तीसरा आधार हम लोग देखते हैं दोस्तों, तीसरा आधार कौन सा है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या या स्वरों की प्रकार, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर ये भी 3 प्रकार की होती है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कहने का मतलब है कि हमारी जो जीभ है उसमें जब हम भी किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो सामने वाले हिस्सा से निकलती है, मध्य हिस्सा से निकलती है, पश्च हिस्सा से, तो 3 भाग में। तो सबसे पहले यहाँ पे अग्रस्वर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, दूसरा आपको होता है मध्य स्वर, ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है पश्च स्वर, ठीक है। अब अग्र यानी कि अगला भाग से, जीभ के अगला भाग से कौन कौन से जो 11 स्वर है उसमें से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, तो अग्र भाग से ई निकलता है, ई का उच्चारण होता है, ठीक है, बड़ा ई का होता है, और ए का होता है, और ऐ का होता है, और री का होता है, ठीक है। ये 5 स्वर हैं जिनका उच्चारण हमारा अग्र भाग से होता है, जीभ के सामने वाले हिस्से से होता है, ठीक है, ई, ए, ऐ और री। अब मध्य स्वर की बात करें तो आ, जो सामने का अस्वर है वो हमारे जीभ के मध्य भाग से निकलता है, या उच्चारण मध्य भाग से होता है, इसलिए मध्य स्वर के अंतर्गत आ आता है। अब पश्च स्वर की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हो सकता है बुक में ना मिले दोस्तों, लेकिन आपका बहुत ही काम की चीजें हैं पश्च स्वर, क्योंकि 125 क्वेश्चन आएगा सीजीएसआई वीडियो में, 30 क्वेश्चन, तो ऐसा कि नहीं यदि डीपली पूछ दिया तो फिर आप फंस सकते हैं। तो हिंदी रटने वाला चीज नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ाई कीजिएगा ताकि आप कभी ना भूलें जीवन भर। यदि आप रटते हैं तो आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे, फिर से आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो सोच समझ के पढ़ाई कीजिएगा। पश्च स्वर में कौन कौन सा है जो बच गया है, जैसे कि आ बच गया, ऊ बच गया, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, और इसके बाद कौन सा बच गया, ओ और आओ। इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, आपका पश्च स्वर से होता है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आ, ऊ, ओ और आओ, ये जो 5 स्वर हैं वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे जीभ के पश्च स्वर यानी कि पिछले हिस्से से निकलता है, इनका जो उच्चारण होता है, इसलिए इसको पश्च स्वर में रखे हैं। तो याद हमने पहले सबसे पहले क्या देखा, आधार जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा जो है वोट की स्थिति के आधार पर, तीसरा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर, ठीक है। और एक प्रकार है जिसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लगभग स्वर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है। रोज तो फालतू की वीडियो देखते ही हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। शायद आप कोचिंग क्लास में भी पढ़ने जाएं तो ये सारी चीजें आपको देखने को न मिले, ठीक है।
अगला जो आधार देखते हैं दोस्तों स्वरों को बांटने का, ठीक है, वो है चौथा आधार तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति, अब तालु क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये व्यंजन में भी आपका काम आने वाला है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक आपका होता है संवृत्त, ठीक है, दूसरा होता है वितरित, तीसरा होता है अर्धवृत्तित और चौथा होता है अर्धसंवृत्त। नाम याद हो गई। अब ये क्या चीजें होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तालु की स्थिति के आधार पर तालु क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं इमेज ही बना के कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमारे दांत हैं, ठीक है, दांत के जस्ट ऊपरी हिस्से में मसूड़ा होता है, ठीक है, मसूड़ा के ऊपर में मूर्धा होता है, ये दंत होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका मूर्धा होता है, मूर्धा, ठीक है, और ये आपका क्या होता है तालु, जो जीभ के ऊपरी वाले हिस्सा होता है। दांत के ऊपर मसूड़ा, मसूड़े से लगा हुआ आपका मूर्धा और मूर्धे से लगा हुआ आपका तालु होता है, जो नासिका छिद्र के एंडिंग तक पहुंचता है और हमारे वोकल कार्ड यानी कि इसको बोलते हैं काकल, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसी के थ्रू वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। एक पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये कहलाता है आपका तालु। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जीभ होता है, ठीक है, तो जीभ और तालु का जो यहाँ पे खेल होता है स्वर के उच्चारण में, उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं इसको संतृत, वृत्तित, अर्धवृत्तित, अर्धसंवृत्त। अब यहाँ पे ये क्या होता है, जब जो जीभ है वो तालु के ऊपरी हिस्से यानी स्टार्टिंग हिस्से को जब छूती है तो सामने वाला हिस्सा पूरा बंद हो जाता है, ये आपका कहलाता है संवृत्त। इसमें क्या होता है, जो जीभ होता है वो तालु के सामने वाले पार्ट को पूरा छू जाती है, ठीक है। ऐसे उच्चारण करते समय, स्वरों को उच्चारण करते समय जो जीभ होती है वो तालु के सामने वाले हिस्से को छूती है तो वो संवृत्त कहलाता है। यदि जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो तालु के भाग को छूती है इस तरीके से, वो आपका क्या कहलाता है, वृत्तित कहलाता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ पिला रहे हैं ड्रिंक वगैरह, तो आप ना बोलते हैं तो आप पिछले हिस्सा को बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद नहीं करते। मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहा है फिर भी से आप पिछले हिस्से को बंद कर लेंगे और आँख की आवाज़ आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या तो फिर कोई बच्चा है किसी डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने गया है, तो छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं होता है कि मुँह कैसे खोलना है, तो उसको बोलते हैं बेटा आ कर बोल के, ठीक है। तो आ बोल के जब वो पूरा मुंह खुलता है तो उस समय आ का उच्चारण करते समय जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, जीभ का पीछे वाला हिस्सा तालु के ऊपरी हिस्से से जुड़ता है। तो ऐसे में जो स्वर का उच्चारण होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वृत्त का। एक तीसरी स्थिति बनती है जिसमें क्या होता है, ये जो जीभ है उसका जो बीच वाला हिस्सा है तालु के बीच वाले हिस्से से टच करती है, पूरी तरह टच नहीं करती है, अंशतः टच करती है, अल्प मात्रा में। तो ये स्थिति क्या होती है, इस वाला हिस्सा में से जो उच्चारण होता है वो अर्धवृत्तित कहलाता है और इस हिस्सा से जो है उच्चारण होता है वो अर्धसंवृत्त कहलाता है। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि संवृत्त में किसका किसका उच्चारण होता है, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ और री। जब जो जीभ का जो सामने वाला हिस्सा है तालु के सामने वाले हिस्से को छूती है तो इन स्वरों का उच्चारण होता है, इनको कहा जाता है संवृत्त, ठीक है। जबकि जो वृत्तित होता है वहां पे किसका उच्चारण होता है, ए और औ का उच्चारण होता है, ठीक है। यानी कि जब ये जो जीभ है पीछे वाले हिस्सा को टच करे तब आपका कौन सा उच्चारण होता है, वृत्तित में ए और औ होता है, अर्धवृत्तित में आपका आ। यहाँ पे क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा जो है अंशतः आपको छूता है किसको, तालु को। तो कौन सी ध्वनि, सामने वाले हिस्से से जो ध्वनि निकलती है वो आ कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्तित, ठीक है। और अर्धसंवृत्त में जो बच गया वो आ जाएगा, कौन कौन सा बच गया, अ बच गया है और ऐ बच गया है और औ।
तो ये समझ में आ गई। समृद्ध के अंतर्गत इसको देख लीजिएगा, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री। वृत्तित के अंतर्गत ए और औ। अर्धवृत्तित के अंतर्गत आ, और अर्ध समृद्ध के अंतर्गत अ, ऐ और ओ। ठीक है, तो ये तो रही तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटना। ठीक है, कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने की दोस्तों। ये तो स्वर थी, आगे की बहुत सारा पूरा चैप्टर बचा है। हो सके तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ्स रीजनिंग भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वाकई में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।